सब मेहमान चले गए। सरदार हाथ बलोच जब मेहमान खाने से बाहर आया तो अपने जिगरी दोस्त से इस्तफसार किया, शादी खत्म हुई तो? हाँ, सब सुबह ही चले गए थे, उसने सादा से अंदाज में जवाबन कहा। सरदार हाथ बलोच ने एक गहरा सांस हवा के सपोर्ट किया। यकीनन वो भी चली गई होगी। कौन चली गई होगी? उसके दोस्त ने तशवीश भरे अंदाज में इस्तफसार किया। तेरी होने वाली भाभी। वो मूँछों तले उनाबी लबों पर से मुस्काया था। अरे ये हादसा कब हुआ? उसने शरारत से पूछा। बस तेरी शादी में मुझे भी मेरी ख्वाबों की शहजादी हकीकत में मिल गई। कौन है वो खुशकिस्मत जिस पर मेरा यार दिल हार गया? हादिया नाम है उसका। ज़रा मेरी भाभी से पूछकर उसका फ़ोन नंबर तो पता करवा। आज मेरी वापसी है। तेरी भाभी तो मैके चली गई। ओह अच्छा, चल ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले ज़रूर आगाह करना। सरदार हाथ बलोच संजीदगी से गोया हुआ। चल ठीक है, मैं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया यारा, मेरी शादी में आकर इसमें चार चांद लगाने का। वो उसके गले लगते खुश दिली से बोला। फ़ी अमानिल्लाह। उसने सरदार हाथ बलोच को सरशारी से रुखसत किया था। अस्सलामुअलैकुम बाबा साईं। हादिया ने अंदर दाखिल होते अपने वालिद सरदार बलोच को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। सरदार दिलावर बलोच ने उन्हें बाहें वाह की तो हादिया भागते उनकी शफीक बाहों में आन समाए। मेरे बाबा साईं ने मुझे याद किया था। वो सर उठाकर उनकी तरफ देखते मान भरे अंदाज में पूछ रही थी। खुदा की मोहब्बत के बाद अगर मैंने किसी से मोहब्बत किया ना तो वो तुम हो मेरी जान। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? भूलूंगा तो याद करूँगा ना। नमाज के बाद अगर मैं किसी को याद करता हूँ तो वो मेरी बेटी है हादिया बलोच। तुम्हें हमेशा से अपने सामने पाया। जब नज़रों से ओझल हो जाती हो तो ज़िंदगी वीरान लगने लगती है। अब आ गई हो तो बाबा खुश हो गए हैं तुम्हारे। वो उसके सर पर बोसा देते शफकत भरे अंदाज में बोले। अब बाप बेटी की मोहब्बत तो मिसाली है। खुदा यूं ही कायम रखे आप दोनों की मोहब्बत को। अम्मा भी जो सफ़ेद नफीस से सूट में मलबूस पास खड़ी थी, उन्होंने तौसीफ़ी अंदाज में कहा। अम्मा भी, हादिया की वालदा की वफ़ात के बाद उसका बचपन आप ही की गोद में गुजरा। इसे पालने पोसने में आपने अपनी जवानी का हिस्सा सर्व किया, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा। इस एहसान का कर्ज मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता। सरदार दिलावर बलोच ने ममनून नज़रों से उन्हें देखते हुए जवाबन कहा। सरदार, पैदा करने और पालने वाली तो वाहिद ज़ात परवरदिगार की है हमारे। हम तो महज एक ज़रिया हैं। रही कर्ज चुकाने की बात तो वो अब भी आप चुका सकते हैं। अम्मा बी ने पुरमुसरत लहजे में कहा। वो कैसे अम्मा? उन्होंने आईब्रो झुकाकर सवालिया अंदाज में पूछा। मेरी हादिया के लिए हाथ तलाश कर लीजिए, क्योंकि अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। हाथ लफ्ज़ सुनकर उनकी पेशानी पर सिलवटें नुमाया। ये हाथ कौन है? उनके चेहरे के नकूश यकदम तने। वो स्पाट लहजे में बोले। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। अमीना अंदर दाखिल हुई तो सरदार बलोच को सलाम के लिए उनकी तरफ आई। मामू जान, दरअसल अम्मा बी को हाद नाम बहुत पसंद है, हादिया से मिलता जुलता। मैंने तो कहा है कि अगर इन्हें अपनी हादिया के लिए कोई हाथ नहीं मिला तो? वो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते बोली। तो क्या हुआ? अगर उसका नाम कोई और हुआ तो हम बदल कर हाथ रख देंगे। अम्मा बी ने इस मसले का हल चुटकियों में निकाला। अम्मा बी, हमारी बेटी हादिया की शादी हमारा पहला और अव्वलीन ख्वाब है। हम अपनी बेटी की शादी पर सारे इलाके को इतने चिरागों से रोशन करेंगे कि ज़मीन की तरफ देखकर आसमान के सितारे भी आपस में पूछेंगे कि ज़मीन पर आज कौन सी रात है जो ज़मीन आसमान के सितारों की तरह चकमगा रही है। हम रात को चिरागों से इतना रोशनी करेंगे कि वो दिन में बदल जाएगी। मेरी बेटी की शादी इस इलाके की ऐसी बेमिसाल शादी होगी कि जिसे आसपास के कबीले और सरदार कभी भुला नहीं सकेंगे। वो रौनक आमेज़ अंदाज में आसमान की तरफ सर उठाकर देखते हुए बोले। अल्लाह आपके अरमान पूरे करे सरदार। अम्मा बी ने दुआया अंदाज में दोनों हाथ बुलंद किए कहा। सरदार, अपने कबीले का कोई मजलूम फरियाद लेकर आया। हवेली के मुलाजिम ने अंदर आकर उजलत भरे अंदाज में इत्तला दी। भेजो उसे। सरदार दिलावर ने स्पाट अंदाज में कहा। जी सरदार। वो उनका मुस्बत जवाब सुनकर बाहर की तरफ लपका। मेरी बेटी को बचा लें सरदार, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। एक गरीब किसान ने आते हुए रोते दुआई दी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? वो रोब से हो रहा है। सरदार गुल मेरी बेटी को उठाकर ले गया। उसकी ये मजाल कि हमारे कबीले की बेटी पर नज़र डाले। हम उनकी निकाह को जलाकर राख कर देंगे। शमशीर बलोच। उनकी धाड़ सुनकर बाहर मौजूद शमशीर बलोच लंबे लंबे डग भरता अंदर आया। 6 फुट को छूता कर चौड़े शाने, गंदमी रंगत, तने नकूश का हामिल शमशीर बलोच सरदार दिलावर बलोच की इकलौती बहन का बेटा था। सरदार दिलावर बलोच का दायां हाथ। चलो हमारे साथ उस खबीस कुल से निपटने, वो करक लहजे में कहते हुए अपनी गन लिए शमशीर बलोच के साथ बाहर निकल गए। सरदार फलक बलोच और सरदार दिलावर बलोच की दुश्मनी तो सालों पुरानी थी। वो दोनों आपस में चचा साज थे। कहने को दोनों का बहुत करीबी रिश्ता था, लेकिन निभा वो दुश्मनों की तरह रहे थे।
उनके दादा ने खानदानी दस्तार फलक बलोच के सर पर रखकर दिलावर बलोच के गुस्से को हवा दी। वो बिखरा हुआ शेर बना हुआ था। तभी फलक बलोच की बहन अनाया के साथ वाले कबीले से गुल खान का रिश्ता आया था, जो दिलावर बलोच को कत्तन गवारा नहीं था। दोनों सरदार फलक बलोच और दिलावर बलोच के दरमियान झगड़े की वजह अनाया थी, जो सरदार फलक बलोच की इकलौती और जान से प्यारी बहन थी। उस पर दिलावर बलोच की नज़र थी। वो उसे किसी सूरत भी हासिल करना चाहते थे। दूसरी तरफ अनाया को भी सरदार दिलावर बलोच से मोहब्बत थी। एक दिन दोनों दुनिया भर की रस्म व रिवाज को तोड़े हवेली से भाग गए। हमने अच्छा नहीं किया दिलावर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब भूल जाओ, बस ये याद रखो कि हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की है और इस मोहब्बत का अंजाम जुदाई नहीं मिलन होगा। ये वादा है सरदार बलोच का तुमसे। वो मोहब्बत से चूर अंदाज में बोला था। अनाया भीगी आंखों से उसे देखते हुए धीमा सा मुस्कुराने लगी, मगर न जाने क्यों दिल में कुछ बुरा हो जाने का खटका लगा था। रोकर अपनी इन हसीन आंखों पर सितम मत ढाओ। ये सोचो कि तुम दुल्हन बनी हो और मैं बारात लेकर आया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अनाया के आंसुओं में शिद्दत आई। अनाया, दिलावर ने उसकी ठोड़ी को छूकर उसके रोने पर तंबी नज़रों से उसे घूरा। मुस्कुरा दो ना, वो उसकी आंखों में देखते प्यार भरे अंदाज में बोले तो वो रोते में भी मुस्कुराने लगी। उन दोनों ने चुप कर शादी कर ली। दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने हादिया रखा। सरदार फलक बलोच को पहले ही सरदार दिलावर बलोच पर शक था। हादिया की पैदाइश के बाद उसने सबके सामने अपनी शादी की असलियत जाहिर कर दी थी और अपना हिस्सा लेकर साथ वाले कोर्ट में नई हवेली तामीर करवाई। एक दिन वो अपनी बहन और बहनोई के घर से दावत के बाद निकल रहे थे कि सरदार फलक बलोच का सरदार दिलावर बलोच और उसके ख़ानदान से टाकरा हो गया। उस दिन सरदार फलक बलोच और सरदार दिलावर बलोच आमने सामने थे। आलम तैश में आकर दोनों ने फायरिंग का तबादला किया, जिसमें नुकसान सरासर सरदार दिलावर बलोच का हुआ। इस तसादुम में अनाया के सीने में गोली लगी और वो गोद में तड़पती नन्ही बेटी को इस दुनिया जहान में तन्हा छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। और सरदार दिलावर बलोच का बहनोई सरदार शमशीर और अमीना के वालिद भी इस हादसे में हमेशा हमेशा के लिए अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। तब से वो चचाजाद भाई दो अलग अलग कबीलों में बट गए थे। सरदार फलक बलोच का कहना था कि वो बेगुनाह, उन्होंने किसी की जान नहीं ली, जबकि दूसरी तरफ सरदार दिलावर बलोच ये सोच रहा था कि सरदार फलक बलोच ने बहन का कत्ल गैरत में आकर किया। दोनों में से एक भी हार मानने या पीछे हटने को तैयार ना था और न सुलह करने को। सरदार दिलावर शुरू से ही एक खुद पसंद इंसान थे। जवानी से उनकी फलक बलोच से नहीं बनी थी। हर मामले में वो फलक बलोच की मुखालफत में खड़े होना अपना फ़र्ज समझते थे। दिलावर की एक ही बेटी थी हादिया, उनकी मोहब्बत अनाया की आखिरी निशानी, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे और वो भी अपनी उस खानदानी दुश्मनी से बखूबी वाकिफ़ थी। दूसरी तरफ सरदार फलक बलोच एक तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार आदमी थे। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत भी बिल्कुल ऐसे ही की थी। उनकी औलाद भी उनके ही जैसी थी। उनके बेटों को उनकी पूरी सपोर्ट हासिल थी, इसलिए जो उनके दिल में आता वो करते। उन्होंने आला तालीम हासिल करना चाही तो सरदार फलक बलोच ने अपने तीनों बेटों को आला तालीम हासिल करने की इजाज़त बखुशी दी थी। यारम बलोच एक माहिर डॉक्टर था। हाथ बलोच ने BBA किए, अपने वालिद के साथ ज़मीनों का कारोबार संभाला, जबकि आतिश बलोच MBA किए अभी लौटा था। वो तीनों इंतहाई काबिल थे। फलक बलोच अपने तीनों बेटों को इस खानदानी झगड़े और कत्लो गारतगरी से बिल्कुल दूर रखे हुए थे। उनका कहना था कि ये उनका और दिलावर का आपसी मामला है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, जबकि हाथ बलोच उनकी उस बात के हमेशा खिलाफ रहा। उसका कहना था कि जब दिलावर बलोच अपने भांजे शमशीर बलोच को उनके सामने दीवार बनाकर खड़ा कर सकता है तो वो क्यों नहीं। पर फलक बलोच ने सख्ती से हाथ बलोच को इस मसले में घुसने से मना किया कि वो बीच में नहीं बोलेगा। सरदार आतिश बलोच फ़ोन कॉल अटेंड करके फारिग हुआ ही था कि यहाँ रोक दीजिए सरकार। सस्सी ने आबादी का रास्ता शुरू होते ही उससे जीप रुकवा दी। देखें, आपके पाँव जख्मी हैं, ऐसी हालत में चलकर घर जाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। उसकी हालत के पेश नज़र वो उसे घर छोड़ना चाह रहा था, लेकिन फ़ौरन से बेशतर उसके दिमाग में एक झमाका हुआ था। वो समझ गई कि गोट वालों के सामने वो उसकी जीप से उतरकर कोई तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। सस्सी हिम्मत करके पाँव ज़मीन पर रखने लगी, मगर जैसे ही जख्मी पाँव गर्म
रेत को छुआ। उसके मुंह से सिसकी निकली। आह! सरदार आतिश बलोच ड्राइविंग सीट से उठकर बाहर निकला और उसकी तरफ आया। उसने सस्सी का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतरने में मदद दी। सस्सी का हाथ उसकी आईनी करीफ में था। इससे पहले कि वो लड़खड़ा जाती, उसने दूसरा हाथ उसके शाने पर रखा, सहारा लेने को। लहजा भर को डगमगाते कदमों से उसका सर सरदार आतिश बलोच के चौड़े सीने से टकराया। उसकी गर्म भाप उड़ाती हुई सांसों से सस्सी को अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ। पाँव दर्द से झुनझुना उठे तो वो गिरने के दर पे थी। आतिश बलोच ने उसकी दोनों कलाइयों को बरवक्त थाम कर उसे गिरने से बचाया। उसके ऐसा करने से ससी की कलाइयों में मौजूद कांच की चूड़ियां टूटकर किरचियों में मुनकसिम हुई। कुछ चूड़ियों के टुकड़े रेतली जमीन पर गिरे तो चंद उसकी गोरी कलाई में पैवस्त हुए, मगर उसे दर्द का होश कहाँ था। वो तो शहजादे की वजह से उसकी हद दर्जा कुर्बत में पिघली जा रही थी। दिल की धड़कनों ने सीने में भूचाल खड़ा कर रखा था। दिल अजीब ताल पर धड़कने लगा। अनदेखा अनचाहा अनजाना जज्बा अनदेखा और अनजाना जज्बा बेदार हुआ। कब किसी मर्द की इतनी कुर्बत देखी थी, कब किसी के मलबूस से उठती महक महसूस की थी, कब किसी मर्द के मजबूत हाथों की गिरफ्त महसूस की थी। ये सब एहसासात तो उसके लिए बिल्कुल नए थे। मोहब्बत की कली चटकने लगी। उसके लिए हर बात अनोखी थी। उस शहजादे का इतना सा ख्याल करना उस सादा सी लड़की के मन मंदिर में भूचाल मचा गया। ये कयामत के इस लम्हात आकर गुजर गए, मगर सस्सी का दिल अपने साथ ले गए। जबकि मुकाबिल मौजूद सरदार आतिश बलोच उसकी इन कैफियत से अनजान था। वो तो महज जज्बा हमदर्दी के तहत उसकी मदद कर रहा था। वो ऐसा ही था, सबका हमदर्द, शोख और शंग किस्म का नौजवान जो किसी भी मुसीबत में किसी को भी देखकर मदद किए बिना नहीं रह सकता था। ससी पर तो गोया कयामत बरपा थी। वो भागते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। सरदार आतिश बलोच ने जीप हवेली के रास्ते पर डाल दी। ससी ने गली के नुक्कड़ से पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे सारा मंजर एकदम वीरान लगने लगा, जैसे जाने वाला मंजर की सारी रानाइयाँ अपने साथ ले गया था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आ गई सस्सी? जी माँ, उसने सर झुकाए कहा। कहीं उसकी माँ उसके चेहरे पर खिले हुए रंग और आंखों में छुपी तहरीर ना पढ़ ले, इसलिए। माँ साहब भूख नहीं, खाना खाएगी बेटा? माँ साहब भूख नहीं, वो कहते कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर दरवाजे की चुटकनी चढ़ाई और दरवाजे की पुश से साथ कमर लगाए लंबे लंबे सांस भरने लगी। अपनी सांसों में उसके मखसूस परफ्यूम की महक अभी तक घुलती महसूस हो रही थी। कलाइयों पर भी उसकी आईनी गिरफ्त अभी तक महसूस हुई। उसने ज़रा की ज़रा नज़र अपनी कलाइयों पर डाली, जहाँ अभी तक उसकी उंगलियों के निशान सब थे। वो बिला इख्तियार अपनी जख्मी कलाइयों को अपनी आंखों से लगाकर आंखें मूंद गई। उसे ना तो पाँव के जख्मों का दर्द था, ना कलाइयों पर चूड़ियों के कांच चुभने का दर्द। बस दिल में मीठा मीठा दर्द महसूस हो रहा था। उसे अभी तक अपने चेहरे पर उसकी सुलगती सांसों की हरारत महसूस हो रही थी। उसके चौड़े सीने में धड़कते दिल की आवाज़ अभी तक अपने कानों में गूंजती हुई लग रही थी। वो सुध-बुध गंवाई शिकस्ता वजूद ले आकर चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठी। एक खुशनुमा एहसास था जैसे इर्द गिर्द तितलियां मंडराने लगी हों। वो तकिए पर चेहरे के नीचे हाथ रखे खुली आंखों से उस शहजादे के सपने देखने लगी। मैं चाहतों का हिसाब लिख दूं, आ तुझ पे कोई किताब लिख दूं, कभी किसी से किया ना जिसने, मैं वो प्यार बेमिसाल लिख दूं, मेरी नज़रों में जो बस गया है वो दिलकश वो जमाल लिख दूं। बहुत दिनों से सोचता हूँ हर शाम तेरे नाम लिख दूं। अब गवारा हो तुझे तो ये ज़िंदगी तेरे नाम लिख दूं। हाथ बलोच ने अपने कमरे में कदम रखा तो हैरत ज़दा रहा। ये बनफसे नफीस सुर्ख अरूसी लिबास में मलबूस दुल्हन बनी पूरे तुम तराक से उसके बिस्तर पर बराजमान बैठी थी। वो अपनी गजाली आंखों में जज्बात लिए उसे शर्माते हुए देख रही थी। उसकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही। वो ख्वाब की कैफियत में मसरूर अंदाज में कदम उठाते अपने बिस्तर पर आया। जैसे ही उसने हादिया को छूकर महसूस करना चाहा, उसकी शबीह महसूस हुई और वो हवा में तहलील हुई। उसका ख्वाब टूटा। वो अपने तकिए को अपनी बाहों में भींचे बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेट गया। ये तकाज़ाए इश्क है मेरी आंखों की मस्ती का, खोलूं तो दीदार तुम्हारा, बंद करूं तो तसव्वुर तुम्हारा। आहा! वो ठंडी आह भरकर उसके अक्स से मुखातिब हुआ। हाथ बलोच को आपसे प्यार हो गया है बलोचन साईं, आप ही बताएं ना क्या करें अब हम। वो तकिए को हादिया समझकर उससे मुखातिब हुआ और मुस्कुराकर पूछने लगा, दिल चाहता है कि आप हमारे इतने करीब आ जाएं और हम आपको हमेशा के लिए इस तरह अपनी आगोश में ले लें। अब की बार वो फिर से तकिए को ज़ोर से सीने में भींच कर बोला, देखो ना तुम्हारी इतनी सी देर की दूरी ने कितना बेचैन कर दिया है मुझे। हर जगह तुम ही तुम दिखाई देने लगी हो। अब दूरी मुमकिन नहीं, मेरी हर ख्वाहिश तुमसे जुड़ चुकी है। आपके आने से ही अब इस दिल की आरज़ुएं मुकम्मल होंगी
उसकी आंखों में रोशन दिए जगमग जगमग करने लगे। उसके बारे में सोचकर आपको जल्द अज जल्द हमारे पास आना ही होगा। वो मध्यम आवाज़ में उससे मुखातिब था। मुझे अपने इश्क का रोग लगाकर खुद यूँ गुम नहीं हो सकती हैं आप। पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा आपको और तावीज़ बनाकर सीने से लगा लूँगा कि फिर कहीं दूर ना जा सके। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश करता मुस्कुराता हुआ मुड़कर उसे देख रहा था। ऐसा लगा कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश करती उसे मुड़कर मुस्कुराती निगाहों से देख रही है। हाथ बलूच तकिया छोड़े सूरत से उसकी तरफ लपका, मगर वो शीशा से फिर ओझल हुई। आप धीरे धीरे मुझे पागल बना डालेंगी बलोचन साईं। वो अपनी बालों में उंगलियां फंसाते बोला। बस भी कर दे यार, बाबर ने कड़े तेवरों से उसे देखते हुए कहा। सोचों में गुम वो एकदम चौंका। व्हाट द हेल। दांत कचकचाकर उसने अपने हाथ को देखा। सिगरेट ने उसकी उंगली को जला दिया था। सोचों के गर्दाब में गुम उसे मालूम ही ना हुआ कि सिगरेट सुलग सुलग कर उसकी उंगली जलाने के दर पे आया था। उसने झुंझलाकर सिगरेट रोड पर फेंका और जोर से बूट की टो से मसला। जली उंगली की परवाह किए बगैर वो फिर से नया सिगरेट सुलगाने लगा। तो जैसे खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था वो आज। अपनों के होते हुए भी वो यूं उस परदेस में तन्हा था। वही भयानक हादसा बार बार उसकी आंखों के सामने आकर उसकी जान लेने के दर पे था। इतने सिगरेट क्यों फूंक रहे हो? कहीं से नहीं लगता कि दूसरों को सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र का मशवरा देने वाला डॉक्टर खुद अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है? उसने सख्त लहजे में कहा। इस हादसे ने ज़िंदगी में जहर ही तो भर दिया। वो गाड़ी के बोनट से टेक लगाए फिर से गहरा कश लेते धुआं हवा में उछालने लगा। तुम अपने साथ गलत कर रहे हो यारम। भाबर ने एक मशकूक नज़र उस पर डाली। गलत मैंने अपने साथ नहीं उस लड़के के साथ किया। उसकी जान लेकर और उसकी बहन के सर से उसका वाहिद सहारा छीनकर। उसने कुर्बज़दा आवाज़ में कहा। नहीं, तुमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। तुम खुद को उसका कसूरवार मत ठहराओ। उसने दलील पेश की। बाबर उसके सवाल का जवाब देकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जबकि सरदार यारम बलोच आसमान पर उड़ते परिंदों पर नजरें जमाए हुए था। तुम्हें क्या लगता है तुम उसकी बहन को अपनाओगे बीवी के रूप में, जो अंदर हामी भर कर आए हो? बाबर ने एकदम पूछा। मुझे नहीं पता आगे चलकर क्या होगा। मैं बस अपने जुर्म और गलती का मदावा करना चाहता हूँ। यारम ने बिला इख्तियार चेहरा फेर कर उसे देखा। तो फिर मेरा यार निकाह के लिए तैयार है उस लड़की से, तो मौलवी का इंतज़ाम करूं फिर? बाबर ने माहौल में छाई तल्खी को कम करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। करो। वो फिर सड़क पर आती जाती तेज़ रफ्तार गाड़ियों को देखने लगा। एक रात में ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। यूं लग रहा था कि उस एक रात में उसने सदियों का सफ़र तय कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की तुम्हें माफ़ कर देगी, ये जानने के बाद कि तुम उसके भाई की मौत के ज़िम्मेदार हो? बाबर ने जाते पलट कर सवाल किया। उसे बताएगा कौन? यारम बलोच ने अब्रू उठाकर तीखे चतूनों से उसे घूर कर पूछा। तुम खुद ही सच्चाई के देवता मत बन जाना। बाबर ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे अंदर जो अच्छा इंसान है ना, वो तुम्हें अंदर से सच बताने के लिए बार बार कचोके लगाता रहेगा, और एक ना एक दिन तुम खुद अपने मुंह से फूट पड़ोगे सारी सच्चाई। ऐसी कोई बात नहीं। यारम बलोच ने उसकी बात की नफ़ी करते हुए झुंझला कर कहा। वो उसकी बात मानने को तैयार न था। अपने हाथों से खुद ही अपनी ज़िंदगी उजाड़ मत लेना। मेरा मुखलिसाना मशवरा है ये कि अपना मुंह बंद रखना। फ़िलहाल तो तुम अपना मुंह बंद करो और मेरा दिमाग मत खाओ। जिस काम के लिए जा रहे हो ना, जाकर करो जल्दी। यारम बलोच झुंझलाया था। बड़ी जल्दी है निकाह की? वो शरारती अंदाज में मुस्कुराकर उसे छेड़ने लगा। शट अप। अब की बार यारम बलोच के माथे पर बल पड़े। अभी तो शादी हुई भी नहीं और तुमने आंखें माथे पर रख ली। शादी के बाद न जाने पता नहीं क्या करोगे हमारे साथ। वो जाते जाते भी उसे तंग करना नहीं भूला था। गेट लॉस्ट बाबर, वो साकिर अंदाज में बोला तो बाबर एकदम मुस्कुरा दिया था। आज मौसम बहुत खूबसूरत था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हादिया लॉन में मौजूद चेयर पर बैठी उसकी सोचों में डूबी थी। हाथ बलूच के साथ गुजरे सब पल उसकी आंखों के पर्दों पर चल रहे थे। लगता है इसका बुखार चढ़ गया। अमीना जो हवेली के गेट से अंदर दाखिल होते हादिया को ख्यालों में डूबा देख चुकी थी, बुलंद आवाज़ में बोली तो हादिया ने चौंक कर उसे देखा। तुझे कैसे पता? हादिया खोए अंदाज में बोली। सब पता चल जाता है, तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है। चेहरे की हालत तो जान ली, पर यह बता कि तेरे दिल का हाल कैसा है? अमीना ने शरारत से कहा। हाय, दिल का हाल तो पूछ ही मत। दिल की हर धड़कन उसी का नाम ले रही है। दिल करता है उन उड़ते पंछियों से कहूँ कि उसे ढूंढ कर लाएं कहीं से। वो आसमान पर उड़ते परिंदों को देखकर अफसुर्दा लहजे में बोली। अच्छा ये बताओ, अम्मा बी को बताया इस बारे में? अमीना चाय लेकर आती अम्मा बी की तरफ देखकर हादिया से पूछने लगी। अपनी अम्मा बी से क्या छुपाया जा रहा है? उन्होंने ट्रे मेज़ पर रखते हादिया की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में पूछा।
अम्मा भी, आपकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। आप कहती थी ना कि हमारी हादिया के लिए कोई हाथ आना चाहिए, तो समझे वो आ गया। अमीना ने हंसते हुए उसका पोल खोला। कौन हाथ? वो हैरत अंगेज नज़रों से उसे देखते हुए गोया। अम्मा भी, जिसकी शादी में शिरकत के लिए गए थे ना, वहीं हमारी हाथ उसका हाथ मिल गया। और देखें, उस हाथ ने हमारी हादिया की हथेली पर अपने नाम से अपना नाम भी लिख दिया। अमीना ने हादिया की हथेली उनकी तरफ की उन्हें दिखाया। हादिया बच्चे, कौन था ये हाथ? पता नहीं अम्मा भी। नहीं पता, वो खोए अंदाज में बोली। कहाँ का रहने वाला है? उन्होंने दूसरा सवाल किया। उसका कोई ठिकाना तो होगा ना? मालूम नहीं अम्मा भी। हादिया अभी भी उसी को नज़रों के सामने बैठा महसूस कर रही थी। झल्ली, चल चाय पी, मैं बाकी के काम देख लूँ। वो हादिया को प्यार भरे अंदाज में देखते अंदर की जानिब बढ़ गए। अमीना, दिल करता है पुराने ज़माने की तरह उसे ख़त लिखूं और अपने प्यार का इजहार करूं, और फिर वो प्यार भरा खत कबूतरों के साथ बांध दूं, ये उड़कर मेरा खत उस तक ले जाए। वो अमीना के दोनों हाथों को पकड़कर लॉन में खुशी से गोल गोल घूमने लगी। मगर सोचने की बात है, मैं कबूतरों को उसका एड्रेस क्या बताऊंगी? वो तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। वो घूमते हुए एकदम रुककर हैरानगी से बोली, आजकल के कबूतर बड़े फास्ट हैं। ज़रा डेटा पैकेज लगा और फेसबुक से हाथ बलोच की आईडी छान ले, शायद अता पता मिल जाए। वो खिलखिलाकर बोली, अमीना, ये बातें सभा जो चल रही है ना, क्या पता उसके शहर से उसे छू कर आई हो। मुझे छू कर संदल कर दो। वो अपने रुखसारों पर हवा महसूस किए बोझल अंदाज में बोली। अमीना ने उसकी हालत पर तासुफ से सर हिलाया। अमीना, काश मैं भी हवा होती, उड़कर चली जाती उसके पास और उसे छू लेती। वो मुसर्रत से लबरेज लहजे में बोली तो अमीना खिलखिला कर हंसी। इस हिना में उसकी सूरत दिखाई देने लगी है मुझे। वो अपनी हथेली पर मेहंदी से लिखा हाथ नाम दिखाकर उसे चूमकर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। ठीक कह रही हैं अम्मा, तू बिल्कुल झल्ली हो गई है उस हाथ के इश्क में। अमीना उसके कंधे पर चपत रसीद करते हुए बोली थी। चाहत? जी आंटी। वो बड़े आराम से कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी जब सूफी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके पास आई थी। चाहत बेटा, ये जो लोग थे ना, तुम्हारे बाबा के ख़ानदान वाले थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल भरे अंदाज में कहा। 2-3 दिन से उन्हें बुखार था, लेकिन वो लापरवाही से चल फिर रही थी। आज तो उनमें बिल्कुल ही हिम्मत खत्म हो गई और कमज़ोरी और नकाहत मज़ीद महसूस हो रही थी। लेकिन चाहत की हिफाजत के लिए उसके पास आ गई थी उसे देखने। वो उसे छूते हुए जानती थी कि किस तरह आदम ने उस नन्ही परी का ख्याल रखा था। वो छोटे से उसे जानती थी, उसकी गैर मौजूदगी में वो उसका ध्यान भी रखती थी। और अब जब आदम यूं अचानक से कहीं चला गया था तो वो परेशान हो चुकी थी। एक तो अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उसकी भी परेशानी थी कि ऐसे वक्त में उन्हें क्या करना चाहिए था। तो मुझे क्या? चाहत ने लापरवाही से कंधे उचका कर कहा और फिर से पानी का घूंट भरने में मसरूफ़ हुई। चाहत, तुम्हें पता है आदम किसी दूसरे मुल्क चला गया जॉब के सिलसिले में? उन्होंने गोया उसके सर पर धमाका किया। ये क्या कह रही हैं आप? उसने रूहान से अंदाज में कहा। अब वो रो देने को थी। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है। अपनी जवान बहन को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? उन्होंने उसकी उड़ी रंगत देखकर सवाल किया। ब्रो, ऐसा नहीं कर सकते। मैं अकेले इस घर में कैसे रहूँगी? उसने तन्हाई के ख्याल से डरते डरते लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। बेटा, खुदा एक दर बंद करता है तो दूसरा खोलता है। उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा, फिर सर झुका गई। चाहत ज़ारो ज़ार रोने लगी। बेटा, ये रोने का वक्त नहीं, अब तो खुशियों की सौगात तुम्हारी मुंतज़िर है। गमों और दुखों की उम्र तमाम हुई, अब तुम्हें मुस्कुराना है। आज से तुम एक नई दुनिया में जाने वाली हो, जहाँ से तुम्हें अपने हिस्से की खुशियाँ कशीद करनी है। इन आंसुओं को पोंछ लो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी आंखों में वो कभी आंसू नहीं आने देगा। मेरी इन जहाँ दीदा नज़रों ने उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए एहसास देखा है। खुदा कभी अपने बंदों को उसकी इस्तात से ज़्यादा गम नहीं देता। खुदा ने तुम्हें खुशियाँ समेटने का मौका दिया है तो समेट लो उन्हें। उन्होंने नरमी से उसके चांद चेहरे को अपने हाथों में भरकर यकीन दिलाया। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। चाहत ने नासमझी से उनकी तरफ देखकर पूछा। उन्हें लगा चाहत को उसके निकाह का बताएंगी तो न जाने वो कैसा रिएक्ट करे। इस टेंशन ज़दा माहौल में इतनी सर्दी में भी उनके माथे पर शर्मिंदगी से पसीना आया, लेकिन उसे बताना भी ज़रूरी था क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। चाहत बच्चे, मैंने आपका निकाह यारम बलोच से तय कर दिया है। आंटी, ये निकाह क्या होता है? वो हैरत ज़दा नज़रों से उन्हें देखते हुए गोया हुई। वो थोड़ी देर सोच में पड़ गई, फिर उसके कच्चे जहन को मद्देनज़र रखते उन्होंने उसके तरीके से उसे समझाने का सोचा। बेटा, पहले आदम आपका ख्याल रखता था ना, और अब जब तक आदम वापस नहीं आ जाता तब तक आपका ख्याल यारम रखेगा। जैसे आप आदम को तंग नहीं करती थी, उसकी सारी बातें मानती थी, वैसे ही अब आप यारम की सारी बातें मानना और उसे तंग नहीं करना, क्योंकि आप तो गुड गर्ल हो ना। चाहत ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा ब्रो के बगैर।
उन्हें कहीं ना जल्दी वापस आ जाएं। उन्होंने तो कहा था मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आएंगे, ना तो वो खुद आए ना सरप्राइज़ लेकर आए। अब वो आएंगे तो मैं उनसे नाराज़ हो जाऊंगी, बात ही नहीं करूंगी। यूं कोई छोड़कर जाता है भला? उन्हें पता भी है मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उसने सूफ़ी के सामने अपनी शिकायत का भंडारा खोला। उनको चाहत को दिलासा देने या कुछ कहने की हिम्मत ना आई। उसे रोते देख वो बोली थी, चाह रो मत बेटा, ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा। वो उसके आंसू पोंछते बोलने लगी, बेटा ये मेरा फ़ोन रख लो, मुझे अपनी खैर खबर देती रहना। उन्होंने उस अपना फ़ोन नंबर एक पर्ची पर लिखकर उसके हाथ में थमा दिया। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होने जा रही हूँ, तुम्हें एक मजबूत रिश्ते में जोड़कर। मैंने देखा है वो असरो रसूख वाला इंसान सकत रखता है तुम्हें संभालने की। तुम्हारे बगैर दिल तो नहीं लगेगा, मगर क्या करें, ये तो अज़ल से रीत चली आ रही है। बेटियों को एक ना एक दिन असल पिया के घर तो सुधारना ही पड़ता है। मैं तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करूँगी। उन्होंने नमालूद आवाज़ में कहा, अपना ख्याल रखना और यारम का भी, जब तक आदम वापस नहीं आ जाता। रखोगी ना? उन्होंने उसे जवाब देकर उससे सवाल किया, मैं रखूँगी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग मौलाना साहब को लेकर आ रहे होंगे, तुम्हारी मदद करूँ मैं, तुम आओ। वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी, कबर्ड खोलकर देखने लगी। वहाँ जीन्स और शर्ट स्कर्ट्स के अलावा कुछ भी मुनासबत नहीं, मौके की मुनासबत से नहीं मिला। सिर्फ एक सुर्ख शॉल नज़र आई। उन्होंने वो निकाल कर चाहत के सर पर उड़ा दी। वो निकाह करके तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो यकदम चौंक कर देखने लगी, फिर नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने शफीक अंदाज में उसके सर पर हाथ रखा, चाहत बच्चे, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाऊंगी। बहुत मुश्किल से ये फ़ैसला लिया, मुझे कमज़ोर मत करो। उन्होंने उसके आंसू पोंछे तो चाहत ने उनका गर्म हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चाहत ने उनके बुखार से तपते चेहरे को हाथ लगाया और उनके बुखार से तपते चेहरे को देख परेशानी से बोली, आपको बुखार कब से है? 2-3 दिन से, उन्होंने धीमे लहजे में कहा। तो आपने मेडिसिन क्यों नहीं ली? ले रही हूँ, मगर फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस तभी से डरी हूँ तुम्हारे मामले में, इसीलिए ये फ़ैसला किया। आदम मुझे अपनी माँ का दर्जा देता था, इसी हैसियत से इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। वो कहते कहते रुक गई। चाहत, अगर इस फैसले को लेने से मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। तभी बिना हिचकिचाहट के बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसने रोते हुए कहा, अरे रोते नहीं, तुम मेरी बेटी की तरह। उन्होंने प्यार से उसको डपटा, अब जाओ जल्दी से, बाहर लगता है कि बच्चे आ गए। लेकिन मैं अकेली कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। वो बहुत जल्द घबरा जाती थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलती हूँ। उन्होंने फ़ौरन उसकी ढारस बंधाई। ठीक है, फिर मैं शॉल ले लूँ? उसने शॉल ओढ़कर उनकी तरफ देखा। सूफी मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखने लगी। वो भीगी आंखों से उन्हें देखने लगी और फिर उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आदम की कमी उसे बुरी तरह खल रही थी और लफ्ज़ निकाह उसने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था, जो अब होने जा रहा था। वो बेहद घबराई हुई थी। चाहत बेटा, शादी तो खुशी का मौका होता है, इस पर रोते नहीं, और बाहर चलो। वो उसकी पेशानी पर बोसा देते उसे लिए साथ साथ बाहर चली। सूफ़ी ने अपने बेटे और बहू को भी कॉल करके यहाँ बुलाया, वो भी बाहर मौजूद थे। वली के बगैर निकाह नहीं होता, मौलाना साहब ने कहा। सूफ़ी ने उन्हें बताया कि उसके वालिदैन हयात नहीं और भाई भी किसी वजह से मौजूद नहीं, मेरा बेटा इसका वली बनेगा। उन्होंने कुछ सोचते गहरा सांस लिया। चाहत ने देखा कि एक अढ़ेर उम्र शख्स सर पर टोपी पहने हाथ में कुछ सफ़ात लिए बैठा था और दूसरी कुर्सी पर वही शख्स बैठा था जो कुछ देर पहले उसे अजीब अंदाज में गोल गोल मुंह से धुआं निकाल रहा था। चाहत ने उसकी सुरमई आंखों में देखा जहाँ सुर्ख डोरे नुमाया थे, तीखी मगरूर नाक, तराशीदा मूँछों तले उनाबी लब, बाहम पैवस्ते, स्याह सिल्की बाल पेशानी पर लापरवाह से बिखरे थे, चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वो स्पार्ट अंदाज में नज़रों का जाविया बदल चुका था। चाहत को सूफी ने स्टूल पर बिठाया था। मौलाना साहब ने निकाह के लिए पाकीज़ा कलमात दोहराते चाहत से इस्तफसार किया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलाना साहब ने दोबारा से वही कलमात दोहराए, क्या आपको ये निकाह कबूल है? चाहत ने हैरानगी से फ़क नज़रों से साथ खड़ी सूफी आंटी की तरफ अपनी नीली समंदर जैसी आंखों से देखा। बेटा कबूल है कहते हैं 3 बार, आप इन्हें जवाब दो। उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में उसे समझाते हुए उसके शाने पर हाथ रखकर दबाव डालते कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने सामने बैठे संजीदा शख्स को देखते कहा। यह सब बहुत अजीबोगरीब लग रहा था उसे, कभी आदम के बगैर कोई काम नहीं किया था। आज उसे उसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। चाहत से कबूलियत की सनद पाते ही उन्होंने अपना रुख यारम की तरफ किया। निकाह नामे पर दोनों ने दस्तखत किए। दोनों अतराफ से इजाबो कबूल का सिलसिला ख़त्म हुआ तो सबने उसकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए हाथ बुलंद किए, फिर उन्हें मुबारकबाद दी। चाहत की आंखें भर आई थीं।
आंसू पलकों का बंद तोड़कर रुखसार पर बहने लगे, लेकिन इस बार उसने अपने आंसू साफ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको बहने दिया था। वो एक नई मंजिल की मुसाफिर बन चुकी थी, जिससे वो कतई ना आशना थी। बेसिमत रास्ते और मंजिलें धुआं धुआं थी जहाँ। आज भी जुबैदा ने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत की और फिर हवेली आ गई। शाजिया पहले ही वहाँ मौजूद थी। वो आलूओं को चूल्हे पर चढ़ा रही थी उबालने के लिए। क्या हुआ, आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? शाजिया खामोशी से सर झुकाए अपने काम में लगी थी। उसको खामोश देखकर उसको हैरत हुई, क्योंकि वो बहुत बातूनी वाक़या हुई थी। कुछ नहीं। उसने पीछे मुड़कर ज़रीफ बलोच को किचन के दरवाजे में इस्तादा देखकर फ़कत इतना ही कहा, मैंने इसे खामोश रहने को कहा है। ज़बान कम चलाओ दोनों और हाथ चलाओ जल्दी से। सब थोड़ी देर में बाहर सुबह के नाश्ते के लिए मेज़ पर जमा हो जाएंगे। और तुम खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? आलू के पराठे बनाने हैं, जल्दी से आटा गूंदो। उन्होंने फ्रिज से चाय के लिए दूध निकालते जुबैदा से कहा। जुबैदा ने आटा निकाला और तेज़ी से हाथ चलाते गूंदने लगी। तभी उसे ऐसी शदीद किस्म की खांसी आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खांस खांस कर उसके हलक में कांटे उग रहे थे। जुबैदा हाथ निकाल अपना आटे से, पीछे हो जा। क्यों बीमारी फैला रही है? आटे की तरफ मुँह करके, सब बीमार हो जाएंगे। जा जाकर हाथ धो। जरीश बलोच ने उसे किचन में लगे नल की तरफ धकेला। वो खांसते हुए हाथ धोने लगी। अब घर जा, कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने संजीदा अंदाज में कहा। लेकिन क्यों? उसने फ़क निगाहों से उन्हें देखते हुए पूछा। तू बीमार है, अपना इलाज करा पहले, फिर आना। लेकिन वड्डी सरदारनी, हमारे घर का तो चूल्हा चौका थारे दम से चलता, यहाँ काम ना करूँगी तो पेट कहाँ से भरेंगे हम माँ बेटी? वो खांसते हुए बेदम सी होकर बमुश्किल लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। अच्छा ठीक है, फिर कल से अपनी बेटी को भेज देना काम के लिए। उन्होंने आटा गूंद कर एक बर्तन में निकाला और पलट कर कहा। तो जुबैदा जी अच्छा कहते सर झुकाए बाहर निकल गई। सलाम बाबा साईं। हाथ ने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आकर फलक बलोक को सामने देखते हुए कहा। कितनी बार कहा है हाथ, पूरा सलाम किया करो। ये सलाम क्या होता है? इससे पहले कि फलक बलोच उसके सलाम का जवाब देते, जरीश बलोच जो किचन से आलू के पराठे लिए बाहर आ रही थी उसे घरकते हुए बोली, मासा ये हाथ बलोच का स्टाइल है। अब प्लीज़ ये मत पूछना कि स्टाइल क्या होता है, वो फिर कभी समझाऊंगा। अभी तो ये गर्मा गर्म भाप उड़ाता पराठा मेरी प्लेट में रख दे। वो डाइनिंग की कुर्सी घसीट कर उस पर बैठते हुए बोला, तेरे लिए नहीं, ये आतिश के लिए बनाया, उसे पसंद है। अस्सलामुअलैकुम मासा बाबा साईं। आतिश बलोच ने अपने मखसूस धीमे लहजे में मुस्कुराहट लिए कहा। वालेकुम अस्सलाम। फलक बलोच और जरीश बलोच दोनों ने बैक वक्त उसके सलाम का जवाब दिया। फलक बलोच और आतिश भी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ये तो नाइंसाफ़ी है ना मेरे साथ मासा। यारम भाई साहब ने आपके पहले और लाडले बेटे हैं, और ये आतिश कब तक आपको चुन्नू मुन्नू बेटा रहेगा? इन दोनों की उम्र नहीं रही अब लाड करने की। कभी तो मुझे दरमियान वाले पर भी प्यार लुटा लिया करें, कहीं मुझे साथ वाले गांव से तो नहीं उठाया था। वो शाकी नज़रों से उन्हें कहते चेहरे पर खफकी लाए बोला था, नाराज़गी से। उसने आतिश की प्लेट में से पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रखा और लुकमा मुंह में डाला। आतिश ने मुस्कुराकर हाथ की तरफ देखा तो उसने शरारत से आंख विंक की। हमारे लिए तो तुम तीनों ही बराबर हो, बस यारम मेरी पहली औलाद है तो उससे बस ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो साफ गोई से बोली। न जाने कब आएगा वापस, हमारी तो आंखें तरस गईं उसकी राह तकते तकते। वो वहीं मौजूद एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए संजीदा बल्कि रंजीदा लहजे में बोली, माँ साहब मेरी बात हुई थी भाई साहब से, जल्दी वापस आ रहे हैं वो। आतिश बलोच ने लस्सी का घूंट पीते हुए बताया, ताकि उनकी अफसुर्दगी कुछ कम हो। बस जल्दी से वापस आ जाए, फिर मैं अपनी पसंद से उसका ब्याह कर दूंगी। वो हसरत ज़दा लहजे में बोली। सबने खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। आज मेला लगा है, शाह साहब से मिल लेना जाकर तुम। शाह साहब से मिल लेना जाकर तुम, उन्होंने हाथ को कहा जो अपने सरोज को हाथों में लिए उसे हल्का हल्का बचा रहा था। उसकी तारों में से धीमे धीमे सुर बज रहे थे। जी बाबा साईं, मैं मिल लूँगा शाह साहब से। आतिश तुम भी जाओ, गोट के लोगों को अच्छा लगेगा कि हम सरदारों में से वहाँ कोई होगा तो उन्हें बराबरी का एहसास भी होगा साथ में। जी बाबा साईं, मैं चला जाऊँगा, वैसे भी धूप ढलते ही मेला शुरू हो जाएगा। हाथ मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस सरोज से बहुत मोहब्बत है, मगर इसे हाथ में यूँ मत पकड़ा करो हर वक्त। उन्होंने प्यार भरी डांट पिलाई। तुम मेरे साथ ज़मीनों का काम देख रहे, मुस्तकबिल में तुम्हें मेरी जगह लेनी है। ख़ानदानी दस्तार तुम्हारे सर पर सजाकर मैं इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ। और एक सरदार के हाथों में सरोज नहीं, बंदूक अच्छी लगती है, वो बारो आवाज़ में बोले। बाबा साईं, बंदूक तो खूनरेजी और नफरत के माहौल को चिंगारी देती है, लेकिन मेरे इस सरोज के तारों से सिर्फ मोहब्बत और अमन के सुर निकलते हैं। हाथ जिस इलाके में हम रह रहे हैं ना बेटा, इसके बाहर निकले तो दुश्मनी के साए गोलियों की तड़तड़ाहट और तलवारों की खनक
अचानक गूंजती है। दुश्मनों से निपटने के लिए सरोस नहीं, बंदूक और तलवार से काम लिया जाता है। उन्होंने उसे हकीकत का आईना दिखाया। हाथ अपने आप को उस सरोस की धुन में इतना खो ना देना कि तुम सरदार बनने की हैसियत ही खो दो। पहली बात तो ये बाबा साईं, बेशक मैं आपके साथ सारी ज़मीनों का काम देखता हूँ, लेकिन मुझे इस सरदारी और दस्तारबंदी के कामों से दूर रखें। ये हक यारम भाई साहब का है, वो बड़े हैं, ये जिम्मेदारियाँ आप उन्हें सौंप दें। बाबा साईं प्लीज़, आप बुरा ना मनाएं तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आज तो आपने कभी इन बंदूकों और तलवारों की बात नहीं की पहले, फिर आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? आतिश बलोच जो कब से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था बिलाखिर बोल पड़ा, क्योंकि अब तक मैं सब संभाल रहा था। क्या 3 जवान बेटों के होते हुए मैं आराम नहीं कर सकता? तुम लोगों को हमेशा इस दुश्मनी से दूर रखा है मैंने, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें यहाँ रहने के तौर तरीके सिखाऊं, ताकि तुम लोग और कुछ नहीं तो अपना दिफा तो करने के काबिल हो सको ना। उन्होंने रसान से समझा, बाबा साईं हम अपने प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज से दुश्मनों को समझाएंगे, ज़रूरी नहीं कि हर काम तलवार और बंदूक से ही किया जाए। आतिश बलोच ने दलील पेश की, और अगर कभी हमारे दुश्मनों ने तुम्हें बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया तो? उन्होंने आईब्राउ झुकाकर स्पार्ट अंदाज में पूछा। बाबा साईं अगर ऐसा हुआ तो ये हाथ इंसाफ के लिए तलवार भी उठा सकते हैं। आतिश बलोच ने दीवार पर लगी 2 तलवारों में से एक म्यान से निकालकर दरुस्त आवाज़ में कहा। हाथ बलोच का भी खून उबलने लगा। उसने सरोज सोफे पर फेंक कर बंदूक उठाई। सरदारों के खून ने जोश मारा। उनका रद्द अमल देख फलक बलोच के स्पार्ट चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे इस इलाके के लिए अच्छे और इंसाफ पसंद सरदार वाकया होंगे। उन्होंने हाथ बलोच का शाना थपथपाकर पूरे मान से कहा। मोमानी सा अमीना का है, आज हवेली भी नहीं आई मुझसे मिलने। हादिया की नज़र इधर उधर उसे तलाश कर रही थी। बेटा वो तो साथ वाले गांव गई है, आज मेला है ना तो सबके साथ जाने के लिए तैयारी कर रही थी। अमीना जाएगी मेले में? उसने हैरत से पूछा। हाँ मुझे तो यही कह रही थी। वो रसोई की तरफ बढ़ते बोली। तुम क्यों नहीं जा रही हो? क्या क्या तुम नहीं जा रही हो? मोमानी सा मैं पहले भी गई थी, जाकर देखो बहुत मज़ा आएगा। तुम शहर से अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके लौटी हो, मेरी मानो तो अपने गांव को देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। उन्होंने अपने तइयों से मशवरा दिया था। जी ज़रूर। अच्छा मैं शमशीर के लिए रोटी डालूं? वो कहते हुए आगे बढ़ गए। अमीना छोड़ मेरी आंखें। अमीना ने दबे पाँव आकर उसके पीछे हाथ गुजारते हादिया की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए तो हादिया ने फ़ौरन उसे पहचान लिया। अरे तुझे इन आंखों की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? तुझे तो तेरा हाथ बंद आंखों से भी दिखाई देता है। अमीना ने उसकी आंखों से हाथ हटाए बगैर कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो मुझे हर दम मेरे मन की आंखों में दिखाई देता है। सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला तो शमशीर की नज़रें सामने बैठी हादिया पर पड़ी। लाइट फिरोज़ी रंग के सूट, हम रंग दुपट्टे में वो आसमानी हूर लग रही थी। वो यकटुक उसे देखे गया। अच्छा पीछे करना अपने हाथ, हादिया ने झुंझला कर कहा। पहले मुझे शेर सुना फिर छोड़ूंगी, अमीना ने शर्त रखी। शायरी लिखना हादिया का पसंदीदा मशगला था। मेरा वो हो जो निगाहों में हया रखता हो, हर कदम साथ चलने का अज़्म वफ़ा रखता हो, नाज उसके ना उठाऊं तो शिकायत न करे, हर गम सहकर भी हंसने की अदा रखता हो। शमशीर बलोच उसका शेर सुनकर अशश कर उठा। मुस्कुराते हुए उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया। वाह वाह, शिकायत ना करे, अमीना ने उसे शरारत से चिढ़ते हुए कहा। चुप कर, कहीं किसी ने सुन लिया तो? हादिया ने उसे घूर कर कहा। हाय अमीना, न जाने वो दिन कब आएगा जब वो मेरी आंखों के सामने होगा। हादिया अमीना के बाजू पकड़े उसे ज़ोर से गोल गोल घुमाते शौक लहजे में बोल रही थी। अचानक घूमते वो चट्टान नुमा एक वजूद से टकराए तो ठिठक कर वहीं रुकी। शमशीर बलोच मुस्कुराती निगाहों से उसे अपनी नज़रों में समोई बोला था। आजा शमशीर, खाना लग गया। उसकी वालदा की फ़ौरन आवाज़ आई तो वो मुब्बम सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते अंदर की तरफ बढ़ा। अमीना मुझे बहुत डर लगता है शमशीर भाई साहब के खौफनाक चेहरे से। वो धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाई। तेरी इत्तला के लिए बता दूं कि जिसकी तू बात कर रही है वो मेरे ही भाई साहब हैं। अमीना अबरू झुकाकर बोली। वैसे वो बचपन से ऐसे खौफनाक और गसूले हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, उनकी शक्ल ही ऐसी है। वो भी हादिया के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बोली थी मिलकर, तो दोनों ही हंसने लगी। हाँ ना, मैंने सुना है तुम मेले में जाने की तैयारी कर रही है। हाँ हाँ ना, चलते हैं, मेरी और भी बहुत सी सहेलियां जा रही हैं। अच्छा चल ठीक है। सुबह बाबा साईं को अपनी नई गज़ल सुना रही थी तो बाबा साईं ने बताया कि दरबार पे एक शाह साहब हैं, वो शायरी की इस्लाह भी करते हैं, तो मैं अपनी गज़ल का आखिरी मिसरा उनसे मुकम्मल करवा लूँगी। हादिया मगर वो तो सूफियाना शायरी करते हैं ना, और तेरी शायरी तो तेरे हाथ बलोच पे होगी, अमीना ने खिलखिला कर कहा।
तेरी ज़ुबान खींच लूँगी अगर उसका नाम भी तेरी ज़ुबान पर आया। वो सिर्फ़ मेरा है। वो इतरा कर बोली, ओह! इतनी जलन? हाँ, है तो। उसकी तरफ देखना तो दूर, उसकी बात तो उसका नाम भी किसी को ना लेने दूँ मैं। वो सर झुटक कर बोली, वो सिर्फ़ तेरा ही है। चल फिर शाम को मिलते हैं, इकट्ठे चलेंगे मेले में। हाँ, ठीक है। वो हामी भरकर चली गई। ज़ुबैदा घर वापस जल्दी आ गई तो सस्सी ने हैरानगी से उन्हें देख इस्तफसार किया, क्या हुआ मासा, आज तो इतनी जल्दी वापस आ गई? सस्सी ज़रा पानी तो ला कर दे, मैंने दवा लेनी है। वो खांसते हुए कच्ची ईंटों से बने सहन के बीचों बीच रखी बांध की चारपाई पर बैठते बोली, जी मासा अभी लाए। सस्सी सूरत से एक तरफ रखे घड़े की तरफ बढ़ी और गिलास भरकर पानी लिए उनकी तरफ आई। ये मासा, उसने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। क्या हुआ मासा, कुछ बताएं भी। बड़े दिनों से इस खांसी ने तंग किया हुआ है। वड्डी सरदारनी ने छुट्टी दे दी है जल्दी। तो दवा कहाँ से लाई है? उसने तशवीश भरे अंदाज में कहा। और कहाँ से लानी है? अपने कोर्ट के एक ही तो हकीम साहब हैं, उन्हीं से लाई हूँ। मासा, तू ना शहर से अपना इलाज करा। अमीना बता रही थी वहाँ के तबीब बड़े काबिल हुए हैं। झल्ली ना हो तो हम गरीब कहाँ उन शहरी तबीबों का इलाज करा सके। इतना पैसा कहाँ से लावेंगे हम? रब ने नसीबों में और ज़िंदगी लिखी है तो कुछ ना होवेगा। मासा, ऐसे ना कहा कर, क्यों मेरा जी जलाती है। एक तेरे सिवा हमारा कौन है? चल तू लेट जा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। ज़ुबैदा वहीं चारपाई पर लेट गई तो ससी उसका सर दबाती तो कभी टांगे। ज़ुबैदा बेचैन सी थी और बार बार उठकर खांसने लगती। थोड़ी देर बाद दवाई ने कुछ असर किया तो उसकी खांसी को कुछ सुकून मिला। ससी तो अभी तक तैयार नहीं हुई मेले में जाने को। अमीना ने दरवाजे के अंदर झांक कर आवाज़ लगाई, मासा की तबीयत ठीक नहीं, मारे को ना जाना। ससी ने वहीं बैठे बैठे हाँक लगाई, जा ससी तू चली जा, मैं ठीक हूँ। ज़ुबैदा ने बंद आंखों से कहा, तूने सोच भी कैसे लिया मासा, ऐसी हालत में थारे को अकेला छोड़कर मैं खुद मौज मस्ती करने निकल जाऊँ? मैं तन्ने कह रही हूँ ना चली जा, तू खुश होएगी तो मेरा मन भी अपने आप खुश हो जाएगा। बस जाने से पहले जानवरों को पट्ठे डाल जाना, कहीं वो भूखे ना रह जावें। मासा, वो तो मैं कर दूंगी, पर सोच ले मैं चली जाऊँ ना, तू सच में ठीक है ना? जा भी, क्यों दिमाग चाट रही है? अच्छा मासा। जल्दी जल्दी वो बंधी हुई भेड़ बकरियों को चारा डालने लगी। मासा, आपको भूख लगी है तो रोटी डाल दूँ? ना भूख ना ही है, तो ज़रा ये बिखरा हुआ चारा झाड़ू से समेट दे। जी मासा। उसने ढीले हाथों से झाड़ू घुमाते हुए चारा समेटने की बजाय मजीद सेन में बखेर दिया। कोई भी काम तुझसे ढंग से नहीं होता, तुझे तो महलों में पैदा होना चाहिए था। उन्होंने कश्मीरी निगाहों से उसे घूरते जलते घूरते हुए कहा, हाँ तो महलों में पैदा होने देती, क्यों लेकर आई मुझे यहाँ? तेरा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उठकर बैठते तासुब से सर हिलाया। हाँ याद आया ससी, वो सोचते हुए बोली, क्या मसा, सुबह से हवेली चली जाना, हमारे हिस्से का काम तुझे करना होगा अब। मैं ठीक हो जाऊंगी तो खुद चली जाऊंगी। तन्ने को तो पता है ना, मन ज़रा भी भला नहीं लगता तेरा काम करना, पर हमारी भी मजबूरी है, काम पे ना जावेंगे तो रोटी कहाँ से खावेंगे। मासात तने हमेशा हमारे को मना किया हवेली जाने से। सच हमारे को बड़ा चाह था वहाँ जाने का, हमेशा बाहर से देखी है हवेली, बाहर से तो घनी चौकी लगे हमारे को, अंदर से भी अच्छी होएगी। सुबह जाएगी तो देख लेना। और हाँ, वहाँ ऐसे कोई काम ना करना, वड्डी सरदारनी बहुत गुस्सा करती है काम ना ठीक होने पर, हमारी बेइज्जती ना करवा दीजिए। हवेली में जाने का सुनकर सस्सी की आंखों में चमक में इजाफा हुआ था। मिलन के दीप जल उठे। मुसर्रत के बाइस उसकी आंखों की चमक में मजीद इजाफा हुआ। मासा, ईद वाला जोड़ा पहन लूँ मेले में? उसने ज़ुबैदा के घुटने से लगकर फरमाइश की। कितनी बार समझाऊँ, वो जोड़ा थारी शादी के कपड़ों में रख दिया, जा कोई दूसरा पहन ले। उन्होंने डपट कर कहा, माँ मान जाना मासा, मेरी सब सखियों ने नए जोड़े पहने होंगे और मैं। वो अफसरदा लहजे में बोली। ज़ुबैदा ने उसके लहजे में यासियत खुली महसूस की तो गहरा सांस लिया। उसे फिर से खांसी आई। मासा, पानी पी। ससी ने उसके मुंह से पानी का गिलास लगाया और उसकी पुश्त थपथपाई। कुछ ही देर में उसकी खांसी ठीक हुई तो उसने ससी को तैयार होकर जाने के लिए कह दिया। ससी शीशे के सामने खड़ी अपनी तैयारी देख रही थी। उस दीवार पर लगे छोटे से शीशे में उसे बस अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। सुनहरे चेहरे पर पिया मिलन की चमक फूट रही थी। उसने अपनी बादामी आंखों में काजल की लकीर लगाई, जिससे उसका चेहरा और भी दमक उठा। अपने घुटनों तक आते लंबे बालों की चुटिया गूंद कर उसे शाने के एक तरफ डाला। नाक में बारीक सी तार को गोल घुमाकर पहना। बारीक से पाँव में बारीक सी पायल, अच्छी गुलाबी लहंगा चोली पहने, सर पर चुनरी ओढ़े वो जाने को बिल्कुल तैयार थी। ससी जल्दी वापस आई। बाहर निकलती ससी को ज़ुबैदा ने पीछे से हाँक लगाई। जी मासा। वो मुड़े बिना बोली और तेज़ी से बाहर निकल गई। हाय ससी, आज तो कयामत लग रही है तू। अमीना ने उसके शाने पर
हाथ मारते शरारत से कहा, ज़्यादा बकवास ना कर। ले भला इसमें कोई बकवास की क्या बात हुई? मैं तो उन लोगों का सोच रही हूँ जिन्हें तो आज इन कातिल निगाहों से घायल करने वाली है। अमीना ने खिलखिला कर कहा, चल हट। ससी ने जीप मिटाने को उसकी पुष्ट पर धमोका जड़ा था। वो सब सखियों के साथ मिलकर मेले की तरफ बढ़ गई। अरे वो देख ससी, आसमानी झूला। अमीना ने उसकी तवज्जो गोल गोल घूमने वाले मेले के सबसे ऊंचे और बड़े झूले की तरफ दिलाई। चला उसमें बैठते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते हुए अपने लहंगे ज़मीन से ज़रा उठाए झूले की तरफ भागी। ये क्या, आपने इसे जूते क्यों नहीं पहनाए? आतिश बलोच ने एक बच्चे को नंगे पांव रेत पर चलते देख उसके साथ चलती उसकी माँ से हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। तो उसकी माँ भी जूतों के बगैर थी। जिसके पास खाने को पैसे ना हो वो जूते कहाँ से खरीदेगा? उस औरत ने गुस्से और गम के मिले जुले असरात अंदाज में कहा, हम कमी कमीन लोग हैं, हमें कौन पूछता है जी। उसने रंजीदा लहजे में कहा, वैसे आप कौन हैं? कहीं सरदारों में से तो नहीं? उसने आतिश बलोच का ज़ाहिरी तौर पर जायज़ा लेते सवाल किया। वो ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट में मलबूस, शानों पर इलाकाई चादर लिए यहाँ के लोगों से कदरे मुख्तलिफ लग रहा था। ना सरदार और ना कमी कमीन। फ़िलहाल तो मैं खुद को एक इंसान समझ रहा हूँ। वो इंसानियत के नाते मेरे अंदर का इंसान यही कह रहा है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, आइए मेरे साथ। उसने निहायत शाइस्तगी से कहा। वो औरत उसके लहजे और अंदाज़ो बयान से खूब मुतासिर हुई थी। ये लीजिए, ये पहन कर देखें। आतिश बलोच ने अपने अंदाजे के मुताबिक 2 जूतियों के जोड़े खरीदे और उस औरत की तरफ बढ़ाए। नीचे बैठकर बच्चे के नंगे पाँव में खुद जूते पहना कर देखने लगा और उसे साइज़ भी ठीक है या नहीं ये चेक करने लगा। आप भी पहने? उसने औरत को वहीं साकित खड़े देख कर कहा। जी। उसने फ़ौरन जूता पहना। ये रख लें, इसे मेले में कुछ खाने के लिए खरीद दें जो इसे पसंद हो। आतिश बलोच ने कुछ मुनासिब रकम उस औरत के हाथ में रख दी और उस छोटे बच्चे के बालों को प्यार से बिगाड़ा। फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते आगे बढ़ा। वो औरत फक्त निगाहों से उस फरिश्ता सिर्फ इंसान को लोगों की भीड़ में गुम होते देखती रही। उसके दिल से उस इंसान के लिए ढेरों ढेर दुआएं निकली थीं। उसने झुककर अपने बेटे के गाल पर बोसा लिया जिसके गालों पर जमे आंसुओं के निशान थे। आज ससी गोलगप्पे और चाट खाए। उसकी सखियों ने उसे एक ठेले की तरफ घसीटा। अमीना, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमारे को नहीं खाना कुछ भी। उसने अमीना के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा, तुम लोग खाओ, हमारे को वो चूड़ियाँ खरीदनी है। ससी उन्हें कहते सूरत से उनसे निकलकर चूड़ियों की दुकान की तरफ बढ़ी। वहाँ रंग बिरंगी ढेर सारी चूड़ियाँ लटक रही थीं। भाई साहब, ये गुलाबी चूड़ियाँ कितने की लगाएं? उसने ऐसे ही पूछ लिया। ये 100 रुपये दर्जन है। हाय, थारा तो लगता है दिमाग घुमा हुआ है, इतनी महंगी? वो हैरानगी से बोली। लेनी है तो लो वरना निकलो यहाँ से। उसने नखुवत से झाड़ा था। ससी गुस्से से मुंह फुलाकर सर झटकते हुए पलटी तो उसका सर एक पीछे किसी आईनी वजूद से टकराया। वही मखसूस कैलोन की खुशबू अपनी सांसों में उतरती महसूस हुई। ससी ने पलकें झपकाए बिना सर उठाकर अपने सामने खड़े शहजादे को देखा। ये चूड़ियाँ दे दें, आतिश बलोच ने संजीदगी से दुकानदार से कहा। ससी तो उसके चेहरे के दिलकश नकूश में ऐसा खोई कि दुनिया और माफिया से बेखबर थी। उसे कुछ होश ना था कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। उसके लिए यह एहसास ही खुशकुन था कि वो उसके इतने पास था कि वो उसे जी जान से जी भर कर देख सकती थी। आतिश बलोच ने वो चूड़ियाँ कब खरीदी, कब उनके पैसे दिए, उसे कुछ पता न था। ये ले। उसने जामिद खड़ी ससी के हाथ में चूड़ियाँ थमाई और खुद आगे बढ़ गया। छोटे सरकार। उसके दूर जाते ससी को होश आया। वो चौंक कर तेजी से उसकी तरफ भागी और आवाज़ लगाई, मगर मेले में इस कदर भीड़ थी कि किसी एक को दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सब अपनी अपनी दुनिया और हंसी ठट्ठों में मगन थे। वहाँ बेपनाह हजूम था क्योंकि मेला बहुत बड़े पैमाने पर लगा था। वो उन गुलाबी कांच की चूड़ियों को लबों से लगाए मुस्काई थी, फिर अपने ध्यान में मेले में लगी मुख्तलिफ चीज़ों के ठेले देखते जा रही थी। ए छोकरी, अब तक किस बिल में छुपी बैठी थी जो शमशीर की थारे पर नजर ना पड़ी? वो अपनी मूँछों को ताव देते रौनत आमेज अंदाज में बोला। ससी ने बिना कोई जवाब दिए कदम वापसी के रास्ते पर बढ़ाए। हाय, इस चांद से रोशन चेहरे पर गुस्से के रंग बड़े भावे हैं। उसने उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कहा, इन नाजुक पाँव से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो चलने की? कहो तो अपनी गाड़ी में ले चलो। ससी ने उसकी फजूल गोई पर कान नहीं धरा, ना ही उसके लबों पर लगा कुफ्ल टूटा, मगर आंखों में हद दर्जा नागवारी उतर आए। मेले में तो खूब मज़े किए होंगे, क्यों किए ना? वो उसके साथ चलते तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। तेरे सोने जैसे हसीन मुखड़े को देख तेरे इश्क में गोडे गोडे डूब रहा हूँ, लानत हो थारे पे। बिलाखिर सस्सी के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसकी आंखों के हुस्न में गुस्से की शिद्दत में इजाफा हुआ था। चलो शुक्र है इन रसीले लबों का ताला तो टूटा। वो खबासत से मुस्कुराया।
कीड़े पड़े थारी जबान में, कीड़े पड़े थारी जबान पे, समझता क्या है तू अपने आप को। वो तनकर उसके सामने खड़ी हुई थी। वो शमशीर बलूच की आंखों की चमक में मजीद इजाफा हुआ। उसे शेरनी की तरह धाड़ते हुए देखकर, बहुत ताकतवर, दाना और चुटकियों में सब हासिल कर लेने वाला, उसने तकब्बुरज़दा लहजे में कहा और मुस्कुराकर ससी के चेहरे को देखा, जिसका चेहरा उस वक्त ज़ब्त की इंतहाओं पर सुर्खी माइल होता दिख रहा था। लुच्चे लफंगे बदमाश और कमीने लगे हो मारे को तो। वो पुख्ता और अटल बहादुरी से तू बदू बोली, मगर वो तो ढीठ इब्ने ढीठ साबित हुआ। मुस्कुराकर उसका सरतापा जायजा ले रहा था। तू शमशीर बलोच के दिल को भा गई है छुरी। तेरे मुंह से निकलने वाली तेजाबी लफ्ज भी मारे को ठंडे मीठे शरबत की तरह लग रहे हैं। हम तो तारे हुस्न की तारीफ कर रहे थे, तू तो गुस्सा ही कर गई। वैसे गुस्से में घनी प्यारी लगे है तू, कंधारी अनार की तरह। दिल कर रहा है बकवास बंद कर। इससे पहले कि वो कोई और घटिया बात करता, सस्सी ने चिल्ला कर कहा, इंसान के भेष में शैतान है तू। दिल करता है थारी जबान खींच लूँ। अब की बार वो आपे से बाहर हुई तो जहरकंद लहजे में बोली, कैसे उसने अपने आप को अपने शहजादे के लिए दुनिया की नज़रों से बचाकर सींच सींच कर रखा था, और ये घटिया इंसान उसके पीछे ही पड़ गया था। दो प्यार भरी बातें क्या कर ली, तू तुम्हारे सर पे ही चढ़ी जा रही है। अभी 2 गोलियां खोपड़ी में डालूंगा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी थारी। वो शाने पर मौजूद बंदूक को हाथ डालकर हुर्राया। सस्सी के तन बदन में चिंगारियां फूट पड़ी। डरती नहीं मरने से, इज्जत मने जान से भी प्यारी है मेरी। जान लेना और देना उस ऊपर वाले के हाथ में। डर उस दिन से जब तेरी लाश पहचानने वाला कोई ना होगा। वो जख्मी नागिन की तरह पुकारी, रुक, तेरी तो मुझे मना करती है। उसने एक मोटी गाली दी थी उसे। इससे पहले कि वो इश्तियाल अंगेजी से बंदूक की नाल का रुख उसकी तरफ करता, उसके मोबाइल पर दिलावर बलोच की कॉल आने लगी। तुझसे तो मैं आराम से निपटूंगा, वो धमकी आमेज अंदाज में कहते सर झटक कर लंबे लंबे डग भरता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सरोज की दिलसोज धुन दरबार के अहाते में गूंज रही थी। वाह क्या बात है, उन्होंने अपनी भारी गंभीर आवाज़ में कहा। सलाम शाह साहब। हाथ बलोच ने अपनी बंद आंखें खोलकर सरोज की तारों को अपने पूरों से हटाया और उन्हें सामने देखकर फौरन से बेशतर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने शफकत भरे अंदाज में कहा। आज तुम्हारे इस सरोज की तारों ने एक नई धुन छेड़ी जो पहले कभी ना सुनी। उन्होंने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में कहा था, जी शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये मेरी नई धुन है जो मेरी चाहत और मोहब्बत से मिलकर बनी है। ये मोहब्बत मजाजी है या हकीकी? शाह साहब ने अचंभे से पूछा। शाह साहब, फ़िलहाल तो मजाजी। अगर तुम इस मजाजी मोहब्बत को हकीकी में बदल लोगे तो वो खालिक हकीकी, मालिक कायनात अपने आप अता फरमा देगा तुम्हारी मजाजी मोहब्बत को। उन्होंने अपने तइयों से मशवरा दिया। बेशक आपने बजा फरमाया, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा। बाबा साईं ने आपके लिए सलाम भिजवाया था और पूछा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो पाक परवरदिगार बहुत बेनियाज है, सब कुछ उस पर छोड़ दो तो वो बिन मांगे या ता कर देता है। उन्होंने हाथ दुआया अंदाज में उठाकर कहा, जी ठीक है शाह साहब, मैं चलता हूँ। वो अपना सरोस लिए दरबार के इहाते से बाहर निकल रहा था। अमीना, ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों के साथ मेले की तरफ जाओ। मुझे रश में जाने से कोफ्त होती है। मैं ज़रा शाह साहब से मिल लूँ। बाबा साईं ने ख़ास भेजा था मुझे उनसे गज़ल की इस्लाह के लिए। हादिया ने कहा, चल ठीक है, तू मिल ले, फिर यहीं रुकना। हम वापस जाते हुए तुझे यहीं से साथ लेते जाएंगे। अमीना ने जाते हुए कहा तो हादिया ने इस बात में सर हिला। शाह साहब कहाँ मिलेंगे? हादिया ने दरबार पर मौजूद एक आदमी से पूछा। शाह साहब दरबार के पिछले सहन में। अच्छा। वो कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते दरबार के पिछली तरफ से अंदर दाखिल हुए। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचाना नहीं। शाह साहब ने उसे गौर से देखते इस्तफसार किया। शाह साहब, मैं सरदार दिलावर बलोच की बेटी हादिया, हाल ही में शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके आई हूँ। ओह अच्छा, आओ आओ, किसी ख़ास मकसद से आना हुआ क्या? वो संजीदगी से बोले। जी शाह साहब, मैंने एक गज़ल लिखी मगर उसका आखिरी मिसरा नहीं बन रहा। आप मदद करेंगे मेरी? हाँ ज़रूर करूँगा, तुम पढ़ो। उनसे इजाज़त मिलते हादिया ने मखसूस अंदाज में अपने गज़ल पढ़ना शुरू की। गुलाब हाथ में हो, आँख में सितारा हो, कोई वजूद मोहब्बत का इस्तिआरा हो। मैं गहरे पानी की इस रो के साथ बहती हूँ, जजीरा हो के मुकाबिल कोई किनारा हो। वाह, उन्होंने तौसीफ़ी अंदाज में दाद दी। कभी कभार उसे देख लें, कहीं मिल लें। ये कब कहा था कि वो खुशबदन हमारा हो? कसूर हो तो हमारे हिसाब में लिख दो, मोहब्बतों में जो एहसान हो तुम्हारा हो। ये इतनी रात गए कौन दस्तकें देगा, कहीं हवा का ही ना उसने रूप धारा हो।
उफ़क़ तो क्या है, दरे कहकशां भी छू आएँ, मुसाफिरों को अगर चाँद का इशारा हो। वो खामोश सुन रहे थे। शाह साहब, इससे आगे कुछ समझ नहीं आ रही। वो परेशानी से बोली, मैं अपने हिस्से के सुख जिसके नाम कर डालूं, कोई तो हो जो मुझे इस तरह का प्यारा हो। अगर वजूद में आहंग है तो वस्ल भी है, वो चाहे नज्म का टुकड़ा हो या फिर नस्र पारा हो। सहन में मौजूद पिलर के पीछे से किसी की मानूस गंभीर आवाज़ आई तो हादिया ने मुतलाशी निगाहों से उस शख्स को देखने की भरपूर कोशिश की, जबकि शाह साहब उसकी आवाज़ सुन हल्का सा मुस्कुराने लगे। ये कौन है शाह साहब? ये हमारा एक शागिर्द ही समझ लो, अपने सरोज की हर धुन हमें सुनाता आया हमेशा, सरदार हाथ बलोच। शाह साहब, इनसे कहिए ये मिसरा मैंने नहीं कहा, बेखुदी में मेरे मुंह से निकल गया। हाथ बलोच ने वहीं से कहा, चेहरा अभी तक सामने नहीं लाया। हादिया का दिल मचल उठा था उसे एक झलक देखने को। शायरा खुश हैं कि उनकी गज़ल मुकम्मल हो गई है। शाह साहब ने बताया, आओ हाथ मिलो इनसे, ये हैं। इससे पहले कि वो हाथ बलोच से उसका तारुफ करवाते, शाह साहब लंगर तकसीम कर दें। दरबार पर मौजूद एक शख्स ने आकर पूछा। वो मैं अभी आता हूँ, शाह साहब कहते उस शख्स के साथ बाहर की तरफ बढ़ गए। क्या पता था कि इन रास्तों पर आप कदम रंजा फरमाने वाली हैं। हम इस रास्ते में फूलों की जगह खुद को बिछा डालते, सारी गलियों में चरागां कर देते। महबूब हाथ बलोच की आमद पर वो धीरे धीरे चलते करीब आया, फिर उसके रुखसार पर झूलती हुई लट को फूंक मारकर फंसों के इस आवाज़ में बोला, तो हादिया की नज़रें उसके वजीद चेहरे को देखकर वहीं थम गई। अजीब जादूगरी है सरकार के चेहरे में, देखते ही दिल रफ्तार पकड़ लेता है। वो तिलिस्म ज़दा आवाज़ में बोलकर उसका दिल धड़का गया। वो धीमा सा मुस्कुराई, तबस्सुम आफरीन। हाथ उसकी मुस्कुराहट पर तौसीफ़ी अंदाज में बोला, ये मेरा इश्क है या फतूर मैं नहीं जानता, बस तुम्हारी चाह में, तुम्हारी राह में खुद को फना कर देने का जी चाहता है। तुम्हारे हुस्न का कसूर है सब, तुम्हारा होकर खुद को मिटा देने का जी चाहता है। ये जो तुम्हारा मेरा होने का सरूर है ना बलोचन साईं, मेरे इश्क को गरूर में मुब्तला कर रहा है। वो ले जाते हुए पिलर के पीछे हुई, मुझसे यूं छुप क्यों रही हैं? वो उस वक्त उसे अपने सामने देखकर बेबस हुआ। मुझे क्या ज़रूरत है आपसे छुपने की? मैंने कौन सा आपकी कोई चीज़ चुराई है जो छुपूंगी आपसे? वो चहक कर बोली, चोरी तो हो तुम, पहली मुलाकात में मेरा दिल चुरा कर ले गई, मेरी नींदें चुरा ली, मेरी दिन रात का चैन चुरा कर कहती हो कि तुम चोर नहीं। वो ज़ुमाइनी नज़रों से उसे देखते मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है तुम मेरे जज्बात को जानती हो। वो कुछ पल के लिए रुका, या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हो? कहीं तुम मेरे मुंह से तो नहीं सुनना चाहती कि हाथ बलोच अपनी बलोचन साईं के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है? उसने बिला झिझक कह डाला। हादिया की नज़रें बिला इख्तियार झुक गई, पलकें लरसने लगीं। उसने रुख पलटा, कहीं तो कुछ तो कहें बलोचन साईं। उसने बड़े धड़ल्ले से उसके शानों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब किया। बलोचन साईं, आपको पता है, उठते बैठते, लेटे सोते जागते, घर वालों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, हर जगह बस तुम ही तुम मुझे दिखाई देती हो। दिल चाहता है किसी दिन अपनी नाक को तुम्हारी गर्दन के इस कदर करीब लाऊं कि तुम्हारी इस मरमरी बदन से उठती संदली महक को अपनी रूह में जज्ब कर लूं और तुम्हें पता भी ना चलने दूं। वो सहर अंगेज़ आवाज़ में बोलकर हादिया का दिल मुट्ठी में जकड़ गया। छोड़े मुझे। उसने हाथ बलोच के हाथ अपने शानों से हटाने चाहे। यूं तो बिल्कुल नहीं, पहले मुझे बताओ मुझे कैसा कैसा लगता हूँ मैं तुम्हें? वो शरारत आमेज़ नज़रों से उसे देखते हुए बोला। उसके सवाल पर हादिया के कानों की लुएं सुर्खी माइल दिखने लगी। तुम्हारा शर्माना मुझे धीरे से बतला गया है, तुम्हारे दिल की हालत अच्छे लगते हैं। वो शाह साहब के वापस आ जाने के डर से झट बोली, सिर्फ अच्छा, ठीक से बताओ ना। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े आंच देते लहजे में इस्तफसार कर रहा था। हादिया की पेशानी अर्कालूद हो गई थी, उस पर पसीने की नन्ही बूंदें उभर आई। हाथ बलोच को उसका जवाब मिल चुका था। कुछ तो कहें बलोचन साईं, वो जानबूझकर उसे उकसा रहा था। आखिर हादिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बलोच साईं, आपके अंदाज सबसे अलग हैं। मैं भी आपके प्यार में पूर पूर डूब चुकी हूँ। उसने शर्म से दूरी होते कहकर उंगली दांतों तले दबाई। आपसे भी हसीन है आपकी अदाएं, तो बताएं भला हम क्यों ना फिदा हो जाएं आप पर? वो ठंडी आ भर कर बोला, आपको देखने के बाद ये दूरियां काटना बहुत मुश्किल हो जाएंगी बलोचन साईं, कोई हल तो बतलाएं। उसकी पुरतपिश निगाहों से उसका चेहरा गुलनार हुआ। पलकें झुकाकर तेरा मुस्कुराना, तेरी अदा, वल्लाह मुझको सताना।
हाथ बलोच की फंसों के शादाब मुस्कुराहट पर वो सटपटा गए। फिर अपने खुश्क लबों पर जुबान फेर कर उन्हें तर करते खुद में हिम्मत मुश्तमे किए। बमुश्किल लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, आप हमारे बाबा साईं से हमारा हाथ मांग ले ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए सर झुकाए हल पेश किया, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा अब तो। वो बालों में उंगलियां फेरकर जुमाइनी नज़रों से उसे देखते बोला, शाह साहब। हादिया शाह साहब को वापस आते देख बौखलाकर 2 कदम पीछे हुई तो हाथ भी संजीदा हुआ। हाँ तो वो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये है सरदार दिलावर बलोच की इकलौती बेटी हादिया। दिलावर बलोच का नाम सुनते ही सरदार हाथ बलोच के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे, यकलक बदले थे। उसके तीखे नकुश तने जबड़े आपस में भींच कर वो जैसे खुद पर जब्त के आखिरी मराहिल में था। उसके चेहरे पर गुस्सीले और खफकी के तासुरात छाए। सलाम शाह साहब, फिर मुलाकात होगी, वो उस पार्ट अंदाज में कहते बिना हादिया की तरफ देखे वहाँ से बाहर की तरफ निकलता चला गया। उसकी नज़रें फेर कर चले जाने पर हादिया की हालत तो यूं थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो फक निगाहों से उसे जाता हुआ देख रही थी।